वेलकम टू नो टू ग्रो सीरीज़। इस कॉन्वर्सेशन सीरीज़ में हम एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं। आज के हमारे जो एक्सपर्ट है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। नॉर्मली हमारे रोज़ के लाइफ में बहुत बार हम इमोशंस के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी दुखी महसूस करते हैं, कभी एंगर महसूस करते हैं, लेकिन उस कन्फ्यूजन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उसी बारे में आज हम केतकी जोगड़ेकर क्षीरसागर इनके साथ बात करने वाले हैं। केतकी पिछले 8 साल से एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही है और हाल ही में उनका एक ई बुक पब्लिश हुआ है, नो योर इमोशंस। सो वो ई बुक आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं और हम डिस्कस करेंगे केतकी के साथ। सो केतकी, नॉर्मली इमोशंस के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। सब लोग कभी वो कैसे जताना है वो समझ में नहीं आता है, वो चाहे वो एंगर हो या ये हो। तो उसके बारे में क्या कहोगी? इमोशंस वैसे कहा जाए तो हमारे ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। अगर हमें इमोशंस नहीं होते तो शायद हमारी ज़िंदगी काफ़ी ब्लैंड होती। तो इमोशंस काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। और इमोशंस के बारे में ये मिथ भी है कि जिस पॉजिटिव इमोशंस हमें महसूस होने चाहिए, नेगेटिव इमोशंस बिल्कुल भी महसूस होने नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। सोचो, आप डर ही नहीं रहे हो। आप अगर डर नहीं रहे हो तो आप प्रिपेयर नहीं करोगे। अगर आप डर नहीं रहे हो तो आप शायद सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं दिखाओगे। अगर आप गुस्सा नहीं हो रहे हो तो शायद आपके मन में वो ज़िद नहीं पैदा होगी कि मुझे ये भी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे निगेटिव इमोशंस प्रॉब्लमेटिक है। सो जितने पॉजिटिव इमोशंस हमें चाहिए होते हैं लाइफ में, उतने निगेटिव इमोशंस भी चाहिए होते हैं। लेकिन निगेटिव इमोशंस नहीं चाहिए, ये जो मिथ चल रहा है, उसकी वजह से होता क्या है, द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग निगेटिव इमोशंस, यू फाइंड इट वेरी अपसेटिंग समटाइम्स कि अरे मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है, मुझे ये महसूस नहीं होना चाहिए। तो आप वो इमोशंस सप्रेस करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से इमोशंस कब रेगुलेट करने की ज़रूरत है, कब रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उतना हमें पता है तो दैट विल बी ओके, एंड it's very much normal and it's very much necessary to experience negative emotions as well. ओके। सो ये निगेटिव और पॉजिटिव आइडेंटिफाई कैसे करें इमोशंस? निगेटिव और पॉजिटिव जनरली जिस इमोशंस से हमें एक्साइटमेंट लगती है, कंटेंटमेंट लगती है, सेटिस्फैक्शन लगता है, हैप्पीनेस लगता है, ऐसे सारे इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस हो, एक्साइटमेंट हो, ये सारे जिसकी वजह से हमें थोड़ा एजिटेशन महसूस होता है, जिसकी वजह से हम अपसेटिंग फील करते हैं, वो इमोशंस थोड़े से निगेटिव इमोशंस के तौर पर समझा जा सकता है। जैसे कि एंगर हो, एंग्जाइटी हो, फियर हो, जेलिसी हो, शेम हो, एम्बैरेसमेंट हो। तो ये सारे इमोशंस निगेटिव इमोशंस के हिसाब से जाने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इमोशंस बुरे इमोशंस है। ये इमोशंस नेसेसरी इमोशंस है। ओके। सो नॉर्मली इसमें जो कन्फ्यूजन होता है निगेटिव और पॉजिटिव में, या फिर उसको कैसे एक्सप्रेस करें वो समझ में नहीं आता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? इमोशंस अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाने से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ऑफिस में बहुत डर लग रहा है, परफॉर्म करने में डर लग रहा है, कौन क्या बोलेगा इसके बारे में बहुत डर महसूस हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली मेरे परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। तो मुझे जो पर्सनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है खुद से, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। निगेटिव इमोशंस अगर एक्सट्रीम है, रेगुलेटेड नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पर भी पड़ सकता है। जैसे कि आपको एंगर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है और आप अच्छे से एंगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तब ऑफ कोर्स आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो हमेशा आपको टॉलरेट नहीं करेंगे। एक दो बार ही ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं टॉलरेट करेंगे। तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी एक्सट्रीम निगेटिव इमोशंस का इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर आप उनको अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो।
उसका इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग पर भी पड़ता है कि Okay. हाउ आर वी परसीव्ड एज पीपल, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप अच्छे से इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो। ओके इन इस सेंस आपके ऑक्यूपेशनल, आपके पर्सनल और आपके सोशल ग्रोथ पे इमोशंस अगर रेगुलेटेड नहीं है तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके। और इसमें अगर देखा जाए तो एज वाइज इसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं, लाइक बच्चों में, मिडिल एज में, या सीनियर सिटीजन्स, ऐसा कुछ? बच्चों में इमोशंस थोड़े से एक्सट्रीम होते हैं इन वे ऑफ इन एक्सप्रेशन। वे ऑफ एक्सप्रेशन उनका थोड़ा सा एक्सट्रीम हो सकता है, Okay. लेकिन उनके इमोशंस थोड़े से शॉर्ट लिव्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बच्चे हमसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उनकी नाराज़ी कंपैरेटिवली इजीली ये नाराज़ी मिट भी सकती है। तो उनके इमोशंस थोड़े से लाउड हो सकते हैं लेकिन शॉर्ट लिव्ड भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। इसका कारण ये है कि हम प्रोबेबली जिस प्रकार से हमें एक्सप्रेस करना चाहिए उससे क्या हो सकता है, इसका आगे जाके सोच करने की हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बचपन में नहीं होती। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाए वैसे वैसे हमें हमारे इमोशंस का अंदाज़ा और वो रेगुलेट करने की कैपेसिटी जैसे एज बढ़ती जाए वैसे ज़्यादा आनी Develop होती चाहिए। कुछ लोगों के साथ वो होता है, कुछ लोगों के साथ वो नहीं होता। ओके। इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि एंगर मैनेजमेंट ये सबसे अहम चीज़ है, जिसके बारे में हमें सभी तरफ उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, या होता है कि गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, गुस्से से होता है। तो एंगर मैनेजमेंट एग्जैक्टली उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? एंगर, जैसे मैंने कहा कि कोई भी निगेटिव इमोशन बैड नहीं है, है ना। हर एक निगेटिव इमोशन हमें चाहिए होती है, एंगर भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि अगर एंगर नहीं होता तो हम अभी तक एक्सटिंक्ट हो जाते। ओके। जैसे कि अगर मुझे ऐसा सोचो कि हम अभी जंगल में रह रहे हैं, हम ऐसे सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज्ड सोसाइटी में नहीं रहते, और अगर कोई मेरा खाना छीन रहा है और मुझे गुस्सा ही नहीं आया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। तो मुझे एंग्री महसूस होना नेसेसरी है फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे हम डेवलप होते गए, जैसे हम सिविलाइज्ड होते गए, तो सिविलाइज्ड होने के प्रोसेस में अगर सोसाइटी के कुछ रूल्स एस्टैब्लिश होने हैं तभी भी मुझे एंग्री महसूस होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो अगर हमें वो अनफेयर नहीं लगता तो हम आज़ाद नहीं होते अभी तक। तो एंगर, वो तरीके का एंगर कि ये कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये अनफेयर है, ये तरीके का एंगर लगना सर्वाइवल के लिए या हमारी सोसाइटी में सिविलाइज्ड वे में रहने के लिए, कुछ रूल्स होने के लिए और वो फॉलो करने की इच्छा होने के लिए एंगर काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन होता ऐसा है कि कभी कभी हमारा एंगर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये कैसे समझेंगे कि कौन सा एंगर ठीक है और कौन सा एंगर ठीक नहीं है? तो हमें बस ये सोचना है कि ये एंगर मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहा है क्या? और ये एंगर मेरे रिलेशनशिप्स पर परिणाम कर रहा है क्या? और ये एंगर मेरे हेल्थ पे कुछ परिणाम कर रहा है क्या? ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है। अगर इसमें से किसी का भी आंसर यस है तो शायद हमें उस एंगर के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। सो एंगर मैनेजमेंट मतलब मुझे एंग्री फील बिल्कुल ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है। एंगर मैनेजमेंट मतलब जब मुझे एंगर महसूस होता है तो वो एंगर समझ लेने के बाद वो अच्छे से एक्सप्रेस करना, और काफ़ी ज़्यादा जब एंगर बढ़ जाता है तो वो रेगुलेट करने के लिए खुद ना खुद कुछ चीज़ें करने का ट्राई करना। ये सारी चीज़ें एंगर मैनेजमेंट होती है, ना कि एंगर ये इमोशन ही निकाल देना मन से। ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। सो नॉर्मली उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप देखते हो एंगर की तरफ? तो कभी कभार जैसे मैंने बताया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती है कि मुझे एंग्री बिल्कुल भी नहीं फील होना,
जैसे और निगेटिव इमोशंस के बारे में भी होता है। लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लोगों को ऐसे लगता है मुझे उदासी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता। आपको ये इमोशंस आएंगी और मुझे ये इमोशंस आएंगे और आना ठीक है, ये एक्सेप्टेंस की तरफ जाना ही पहली उसकी स्टेप है। तो जब आप उसके बारे में ज़्यादा अवेयर हो तभी हम रेगुलेशन के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है और इसका नाम क्या है और उससे मेरे बॉडी में या मेरे थॉट्स में या मेरे बिहेवियर में कैसे चेंजेस होते हैं, ये मुझे पता ही नहीं है, तो रेगुलेट करना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाता है। सो जब हम मैनेजमेंट या रेगुलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो पहली चीज़ ये है कि हम उसको आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, उसका अवेयरनेस, नोटिसिंग, इसके ऊपर पहले काम करना शुरू कर देते हैं। ओके। और नॉर्मली उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या रहते हैं, किस तरीके से? ऐसे कहा जाए तो वन फिट ऑल ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं है। जितने लोग हैं उतने वेरिएबल्स अलग अलग है ना, कि एंगर क्यों होता है, एंगर होने के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा क्यों एंग्री फील करती हूँ, प्रोबेबली मैं एग्जॉस्टेड हूँ और मेरे यहाँ सपोर्ट नहीं है, इसीलिए मैं एंग्री ज़्यादा फील करती हूँ। कोई और क्यों एंग्री फील करता है, कोई और एंग्री फील इसीलिए करता है शायद वो ड्रग यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे काफ़ी देखा गया है कि ड्रग यूज़ के साथ एंगर ये काफ़ी प्रिडोमिनेंट इमोशन रहती है। किसी और के लिए ये भी सच है कि शायद वो किसी ट्रॉमा से गुजरे हो जिसकी वजह से एंगर का मैनेजमेंट करना उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो ऐसा नहीं बता सकते कि एक इंसान में ये 1 2 3 4 5 करो और आपका एंगर कम्प्लीटली मैनेज हो जाएगा, ऐसा कम्प्लीटली नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड ऐसा कुछ प्रोसीजर है नहीं, लेकिन हम एटलीस्ट अवेयरनेस से शुरू कर सकते हैं और कुछ बेसिक टिप्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से एंगर मैनेजमेंट हो सकती है। और उसी बारे में डिटेल में हमने उस ई बुक में मेंशन किया है। ओके। ई बुक में ओवरऑल इसके बारे में हम पढ़ सकेंगे कि ये सब इमोशनल बैलेंस किस तरीके से करना है। लेकिन इस एपिसोड का अगर टेक अवे कहा जाए तो उसके बारे में क्या टिप्स दोगे कि कौन सी टिप्स हम फॉलो कर सकेंगे सब? ओके, सो किसी भी तरीके की एंगर रेगुलेशन करने के लिए उसके बारे में ज़्यादा जानना पहले ज़रूरी है। तो अवेयरनेस सबसे पहले ज़रूरी है। तो आप ये अवेयरनेस कैसे ला सकते हो कि जब आप अपसेट होते हो तब आप उस अपसेट को नाम देने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड, आई एम फीलिंग जेलस। सो आप शायद नाम दे के शुरू कर सकते हो। अगर हमारे ई बुक में इस इमोशन को और क्या क्या नाम होते हैं वो भी हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि आपको नेमिंग में इजी जाएगा। उसके बाद आप ये नोटिस कर सकते हो कि इस इमोशन का मेरे बिहेवियर पे कैसा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इमोशन जब मुझे आती है तो मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ। तो एक उसका सेट जनरली पैटर्न होता है। अगर आप खुद के बारे में नोट डाउन करते रहो, जर्नलिंग करते रहो। तो मुझे उदासी होती है तो क्या होती है, शायद मैं कुछ मस्त सा खाना खाती हूँ जब मुझे उदासी होती है, तो मैं ये लिख सकती हूँ। आपको अगर गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, कुछ नहीं, मैं बस एक कोने में बैठी रहती हूँ, ये हो सकता है। सो एंगर होने के बाद, मुझे ये इमोशन आने के बाद मैं क्या करती हूँ वो नोटिस हम कर सकते हैं। ये इमोशन जब आती है तो मेरे दिमाग में क्या क्या विचार चलते रहते हैं, हम वो नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही होती है, ऐसा मेरे साथ ही हमेशा होता है, किसी और के साथ नहीं होता, सबसे अनलकी तो मैं ही हूँ। ऐसे कुछ विचार, सेल्फ टॉक मेरे दिमाग में चलता रहता है, पैटर्न सेट हो जाता है। वो क्या है वो हम सोच सकते हैं, वो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ये इमोशन मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाती है वो भी हम नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे
जॉ थोड़े से टाइट हो जाते हैं, मेरे हाथ थोड़े से टाइट हो जाते हैं, या जब मुझे उदासी लगती है तो मेरे ऐसे शोल्डर्स ड्रूपिंग हो जाते हैं, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, फटीग सा लगने लगता है। जब मुझे एक्साइटमेंट होती है तो आई स्माइल ईयर टू ईयर, बहुत ग्रिन करती हूँ मैं। तो मेरे बॉडी में उसका क्या असर पड़ता है ये भी हम नोटिस कर सकते हैं। और एक बारी हमें ये नोटिस करके पैटर्न समझ में आ जाए तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। जैसे कि फॉर एंगर, टेकिंग पॉज, ब्रीदिंग, that helps. Meditating in certain way, that helps. Regulating your temperature, that helps. And working on your thoughts in certain ways, that also helps. So इसके डिटेल्स आपको इस नो योर इमोशंस के सीरीज में हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। यस यस। सो आई थिंक इमोशंस कैसे बैलेंस होते हैं, या फिर इमोशन, नो योर इमोशंस के बारे में ये डिस्कशन डेफिनेटली सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये ई बुक बाय करके तो हम उसमें पढ़ ही सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू केतकी फॉर Thank you, कमिंग। Zedulas, for having me.